नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में अभी राजनीति गरमाई हुई है और सबसे बड़ा मुद्दा है शिवसेना को लेकर। और हम आपको बताते चले कि शिवसेना का मुद्दा यहां पर अब सबसे ज्यादा पकड़ बना रहा है। और हम आपको बताते चले कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे लगातार यही दावा कर रहे हैं कि वही असली शिव सैनिक है, लेकिन अभी तक भी कोई फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी गेंद चुनाव आयोग के पाले में डाल दी और कहा कि अब चुनाव आयोग शिवसेना के मामले पर अब अपना फैसला सुनाएगा। चुनाव आयोग ने क्या किया कि बिना कोई सुनवाई के, बिना किसी कार्रवाई के शिवसेना नाम और सिंबल को फ्रीज कर दिया। और उसके बाद उद्धव ठाकरे के साथ साथ एकनाथ शिंदे ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की और कहा कि चुनाव आयोग ने यहां पर पक्षपात किया है। यह बात कही गई उद्धव ठाकरे की तरफ से, लेकिन एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए कि बिना किसी कार्रवाई के इतना बड़ा फैसला लिया तो लिया कैसे। लेकिन बीते कल जो खबरें सामने आ रही थी वो यही कि बीते कल शायद चुनाव आयोग कोई बड़ा फैसला सुना सकता था, लेकिन अभी तक भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई बड़ा फैसला नहीं सुनाया गया है। और सूत्रों के अनुसार ये खबरें लगातार आ रही है कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में इस बार चुनाव आयोग कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। इसके अलावा 29 नवंबर को भी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने वाली है और 29 नवंबर पर अभी सभी की नजरें बनी हुई है। 29 नवंबर को पता लगेगा कि शिवसेना किसकी, उद्धव ठाकरे की या फिर एकनाथ शिंदे की। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर मैं अपने साथियों के साथ चर्चा करने वाली हूं। तो सबसे पहले मेरे साथी पीयूष बने हुए हैं। पीयूष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूंगी कि शिवसेना किसकी होनी चाहिए, एकनाथ शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे? देखिए, बात करी जाए अगर विरासत की, तो विरासत के तौर पर तो देखिए, अगर एक पिता के जाने के बाद पुत्र को ही देखिए विरासत दी जाती है। ये भारत का कानून है, तो इस वजह से देखिए उद्धव ठाकरे को ही शिवसेना जाना चाहिए, विरासत के तौर पर देख रहा हूँ। लेकिन देखिए, अगर उसूलों की बात की जाए, ठीक है, तो उसूलों के हिसाब से जिन उसूलों को अपने विचारधारा मानकर, जिस विचारधारा को बाला साहेब ठाकरे ने आगे ले जाने की कोशिश की थी, उस विचारधारा को छोड़कर उद्धव ठाकरे किसी और विचारधारा पर चले गए थे। तो इस वजह से देखिए, मेरा मानना है कि एकनाथ शिंदे उस विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं, ले जा भी रहे हैं। तो इसलिए इस विचारधारा से वो एकनाथ शिंदे की होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे लड़ाई तो दोनों की है ही, क्योंकि एक तो पहली बात तो उनको उद्धव ठाकरे को कुर्सी से हटाकर एकनाथ शिंदे बैठे हैं। ऐसा कोई इलेक्शन तो उन्होंने लड़ा नहीं है सीएम का, तो यहाँ पे उस वजह से भी काफ़ी हंगामा इन दोनों के बीच है। और उद्धव ठाकरे को एक तरह से देखिए अपने आत्मसम्मान पर लगी है कि देखिए मेरा ही विधायक ऐसे कैसे कर सकता है हमारे साथ। और उनके ही गढ़ में, जिस गढ़ में बाला साहेब ठाकरे ने इतने साल राज किया था, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे इतने राज किया था, तो उसमें देखिए एकनाथ शिंदे उनको आए और देखिए एक तरफा देखिए पलटवार किया। तो और मतलब पूरा का पूरा खेल जो था। पीयूष, आपको मैं रोकना चाहूंगी, अगर उद्धव ठाकरे नहीं, एकनाथ शिंदे नहीं, तो तीसरा कौन सा नाम? देवेंद्र फडणवीस। देखिए यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस की जो राजनीति है उसकी देखिए, अगर हम बात करें कि काफ़ी टाइम से राजनीति में एक्टिव हैं, बीजेपी से हैं, और महाराष्ट्र भाजपा को देखिए बनाने का जो काम करा है वो देवेंद्र फडणवीस ने करा है। 1991 से देखिए वो वहाँ पे हैं, भाजपा में है, महाराष्ट्र को बना रहे हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पे एक चाणक्य के रूप में देखिए उन्होंने काम किया है कि उद्धव ठाकरे को काफ़ी टाइम से निकालना चाहते थे। हालांकि देखिए भाजपा पहले 2019 से पहले साथ में थी, लेकिन फिर 2019 में देखिए फिर उद्धव ठाकरे ने दूसरी अपना एमवीए का साथ दिया था, एमवीए बनाई थी। तो लेकिन जो विचारधारा से अलग हो गए। अब देवेंद्र फडणवीस ने इसी बात का फायदा उठा लिया कि देखिए अगर ये विचारधारा से अलग हो रहे हैं तो इनके विधायक ऐसे कौन से विधायक हैं जिनको हम अलग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए फिर प्लानिंग और प्लॉटिंग के तहत पूरा देवेंद्र फडणवीस ने एक खेल रचा था। उसके तहत देखिए 30 जून को रिजल्ट सामने आया था, जब एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई थी। पीयूष, मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना बयान दिया कि बीजेपी के साथ जो शिव सैनिक है वही असली शिव सैनिक है, यानी कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को असली शिव सैनिक करार दिया था, और आपको क्या लगता है उनके इस बयान से कोई प्रभाव पड़ सकता है जो 29 नवंबर को बड़ा फैसला आएगा उस दौरान? देखिए, इस बयान से तो मेरे को नहीं लगता कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ
पार्टी के पीछे यानी कि देखिए क्या राजनीति चल रही है पीछे से, या फिर क्या कुछ खरीद फरोख्त हो रही है, उसका देखिए हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक बयान से मुझे नहीं लगता कि ये देखिए कुछ फैसले में फर्क आना चाहिए। लेकिन हाँ, जो उन्होंने बोला है कि भाजपा के साथ जो भी है वो देखिए, ये बयान ना देखिए असम में जब वो गए थे रैली करने, तो एक बयान और दिया था उन्होंने कि बीजेपी के साथ, हेमंत बिस्वा शर्मा भी थे वहां पे, कि बीजेपी के साथ जितने लोग हैं वो असली देशभक्त हैं, ये उन्होंने बयान दिया था। तो ऐसे उन्होंने बोला कि बीजेपी के साथ जो है वो असली शिवसैनिक है। तो हिंदुत्व का देखिए मैटर यहाँ पे साफ उजागर होता है कि बाला साहेब ने जो काम किया था, जो विचारधारा, जो आइडियोलॉजी पे चले थे, वही बीजेपी कर रही है, एकनाथ शिंदे वही कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे ने देखिए उनकी आइडियोलॉजी को साथ में नहीं रखा, इसलिए वो अलग हैं। यही बयान इसलिए आया था कि बीजेपी की विचारधारा जो हिंदुत्व की है वही शिवसेना की है, और असली शिवसेना बीजेपी के साथ है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार ये जो कार्रवाई है ये आगे टालता जा रहा है, कोई भी अपना बड़ा फैसला नहीं सुना रहा है। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई अपना बड़ा फैसला क्यों नहीं सुना रहे हैं? क्या अड़चन यहाँ पर सामने आ रही है? देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया था, जब 30 जून को देखिए उनकी सरकार बनी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि भैया आपके ही जुरिडिक्शन है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट में आ गया फैसला। तो यहाँ पे सर इधर से उधर जाता जा रहा है मामला, और कोई देखिए केंद्र सरकार की मिलीभगत हो सकती है। जैसे कि राम मंदिर में फैसला आया था, उन्होंने बोला था, ऑपोजिशन ने खूब बताया था कि देखिए जज इनका ही है। तो ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जितना भी फैसला आ रहा है वो बीजेपी के हक में ही आए, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है, जैसे कि राम मंदिर के हक में आया था। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि ये फैसला उन्हीं के हक में जाए। तो मेरे साथी पीयूष ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। जिस तरीके से मैंने उनसे सवाल किए थे कि उद्धव ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे, तो उन्होंने कहा कि धाराओं के अनुसार तो एकनाथ शिंदे को शिवसेना मिलनी चाहिए, लेकिन अगर विरासत की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे को शिवसेना की कमान मिलनी चाहिए। अब इसी मुद्दे को आगे बढ़ाती हूँ, तो मेरे साथी जयंती जुड़ी हुई है। जयंती, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, उद्धव ठाकरे के हाथ अभी दोनों तरफ खाली है, दोनों हाथ उनके खाली है, यानी कि ना विधायक है ना पार्टी है। आपको क्या लगता है कि अब अगर शिवसेना की बागडोर उनके हाथ से चली गई, फिर उद्धव ठाकरे का क्या होगा? देखिए, उद्धव ठाकरे की अगर मैं बात करूं तो अभी भी शिवसेना का भारी मत उनके साथ है, समर्थन उनके साथ है। बेशक देखिए, शिवसेना 2 धड़ों में बट चुकी है, एक शिंदे गुट के पास जा चुकी है, एक उद्धव गुट के पास जा चुकी है, लेकिन अभी भी अगर पलड़ा भारी देखेंगे तो उद्धव ठाकरे का है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ किरण, क्योंकि यहाँ आप समीकरण को समझने की कोशिश कीजिए। शिवसेना बेशक देखिए 2 धड़ों में बटी, लेकिन गए कौन छोड़कर? शिंदे गए और 40 विधायकों को साथ लेकर गए। ये बोल रहे हैं अभी वो कि हम बाला साहेब की विचारधारा को आगे करेंगे, लेकिन देखिए विरासत बेटे के पास ही रहती है। जो सांत्वना वोट बैंक है वो भी बेटे के पास है, यानी उद्धव गुट के पास है। तो सीधे तौर पर आगे जाकर फायदा जो मिलेगा वो उद्धव ठाकरे को मिलेगा। उद्धव ठाकरे पहले ही इन लोगों को बागी बता चुके हैं। एकनाथ शिंदे समेत जितने भी नेता थे उनको वो बागी बता चुके हैं। और जब एकनाथ शिंदे अपने पूरे गुट के साथ वापस आए थे मुंबई, महाराष्ट्र, जब वो वापस लौटे, तब उनका किस विरोध किस दर्जे पर हुआ था ये आपने देखा होगा। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अभी देखिए बेशक मुश्किलें आ रही हैं उद्धव ठाकरे के रास्ते में, लेकिन ये मुश्किलें आगे जाकर निपट भी सकती हैं और उद्धव ठाकरे इसमें माहिर हैं। अभी इस वक्त अगर वो एक दाव खेलेंगे और वो सिंपैथी वोट बैंक का दाव होगा तो निश्चित तौर पर उनको फायदा हो सकता है। देखिए, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ 40 बागी विधायक आए, अब माना यही जा रहा है, सूत्रों के अनुसार अभी यही खबरें आ रही है कि अब 40 बागी विधायकों में भी कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो मंत्रालय के लालच में आए थे और अब पहला कैबिनेट विस्तार हो चुका है, तमाम विधायकों को कोई जगह नहीं मिली है, अब सभी की नजरें बनी हुई है दूसरे कैबिनेट विस्तार पर। आपको क्या लगता है कि अगर उन तमाम विधायकों को दूसरे कैबिनेट विस्तार में जगह नहीं मिली तो क्या वो एक बार फिर से मातोश्री जा सकते हैं? देखिए, वाकई आपका सवाल बहुत वाजिब है और इस सवाल के जवाब में सीधे सीधे जो रणनीतियां हैं वही इसका जवाब है। और वो रणनीतियां ये है कि अगर उद्धव ठाकरे, जो कि यहाँ सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है कि वो बड़ी सेंधमारी करेंगे, अभी जितने लोग गए हैं, देखिए जिस वक्त सरकार गिरी थी उस वक्त भी उन्होंने बोला था कि अगर कोई मेरे पास रुकना चाहे तो रुक सकता है, अभी भी वक्त है। संजय राउत भी काफी बयान दे चुके हैं कि अगर वहां आपको मौका नहीं मिल रहा है तो अभी भी वक्त है, आप लौट सकते हैं। सुबह का भूला रात को घर आ जाए तो फिर उसको भूला नहीं कहते, ये कहा जाता है। तो अभी देखिए, अगर वो आ जाते हैं साफ सीधे तौर पर, यहाँ पर अगर उनको मौका नहीं मिलता है
अगर आगे जाकर उनको वो अवसर नहीं मिलते हैं जिसकी तलाश में वो गए थे शिंदे गुट के साथ, तो वाकई में देखिए वो गुट टूट सकता है और इसका सीधे तौर पर नुकसान होगा बीजेपी को, क्योंकि यहाँ बीजेपी ने चोर दरवाजे से घुसकर सरकार तो बना ली, लेकिन अगर वहां पर भी फायदा नहीं मिला तो अब बीजेपी का यहाँ से निकलना निश्चित हो जाएगा। तो देखिए जयंती ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, लेकिन देखना 29 नवंबर को दिलचस्प होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सुप्रीम फैसला किसके पक्ष में आएगा, क्या फिर एकनाथ शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए कि शिवसेना का असली मालिक किसे होना चाहिए, एकनाथ शिंदे को या फिर उद्धव ठाकरे को। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।